नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा होने को है। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई और अब यह बातचीत लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि किसान संगठन जिद पर अड़ गए हैं कि 3 कानून रद्द होंगे तभी वो आंदोलन खत्म करेंगे। कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं और सियासत उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, जैसा वे पहले भी होते आए हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप आंदोलन के नाम पर जमा आम किसानों से बात करेंगे तो हैरानी इस बात पर होगी कि वो एमएसपी और कृषि मंडी समितियों पर सरकार की सफाई को दरकिनार कर अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्हें एमएसपी और कृषि मंडी समितियों के अलावा कुछ नहीं मालूम कि कृषि कानूनों में क्या है और ये कैसे उनके लिए नुकसानदायक है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें आंदोलन में आए किसानों को यही नहीं पता कि सरकार कितने बिल लेकर आई है और उनमें है क्या। इन किसानों को इनके आकाओं ने जो समझा दिया है या जो डर दिखाया है उसी को सही मानकर वे यहां बैठे हुए हैं। ये किसान कह भी रहे हैं कि जो लोग सरकार से वार्ता कर रहे हैं उन्हें ही पता है कि कानून में क्या है, या जो उन्हें यहां लेकर आए हैं उन्हें पता है और वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। अब कानून से पहले उन नेताओं की ही बात कर लेते हैं जिनको अपना हितैषी मानकर ये किसान कड़ाके की ठंड में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत की कुछ बात करें उससे पहले उनका यह बयान देख लीजिए। देश के प्रतिष्ठित और काफी पुराने अखबार की यह कटिंग है। इसके मुताबिक जब मोदी सरकार ये कानून लेकर आई थी तब राकेश टिकैत ने इसका समर्थन किया था और इसे किसानों के हक में बताया था। हिंदुस्तान अखबार ने 4 जून 2020 को राकेश टिकैत का यह बयान छापा था, जिसमें वे सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब शंका इस बात पर हो रही है कि कानून में नई कोई बात जोड़ी नहीं गई। जब तब राकेश टिकैत के लिए कानून सही थे तो अब खराब और नुकसानदायक कैसे हो गए? ये सवाल उनसे वे पुराने बेरोजगार हो चुके पत्रकार भी नहीं पूछ रहे हैं जो बाकी मीडिया को गोदी मीडिया बताकर दिन में 4 बार उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जबकि यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अब बात टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन की, जिसके वे नेता हैं। इस संगठन की भी सालों पुरानी मांग यही थी कि किसानों को अपने मन मुताबिक फसल कहीं भी कभी भी किसी को भी बेचने की आजादी मिलनी चाहिए। राकेश सिंह टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग की थी। वे 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार से उस वक्त इसके लिए लड़े भी थे। तब उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का चेहरा रहे महेंद्र सिंह टिकैत समेत यूनियन के 4 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निमंत्रण पर उनसे मुलाकात की थी और सरकार से तब कहा था कि वो किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की मंजूरी दे। इतना ही नहीं, अभी 2019 की बात करें तो किसान यूनियन ने अपने घोषणा पत्र में, भारतीय किसान यूनियन ने बिचौलिया मुक्त कानून की मांग की थी। मतलब जो आड़त है, बीच में आड़ती है, दलाल है, उनसे मुक्त करने की मांग की थी और किसानों को फसल कहीं भी बेचने के मुद्दे की अपने घोषणा पत्र में इन्होंने वकालत की थी। बीकेयू के घोषणा पत्र का ये ट्वीट आप देख सकते हैं, तब उन्होंने इसे ट्वीट किया था और आप अभी भी उनके ट्विटर हैंडल से ये उनका घोषणा पत्र निकालकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उनकी मांगों को अब मान लिया गया तो अब वे खुद इसके खिलाफ हो गए हैं। रही बात पंजाब और हरियाणा के किसानों की, जो सीमा पर दिल्ली को जाम किए बैठे हैं, इसी राज्य के किसान अप्रैल 2008 में भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। तब इनकी मांग क्या थी, ये इस अखबार की कटिंग में आप देख सकते हैं। इन्होंने मांग की थी कि केंद्र की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के गेहूं खरीदने पर जो रोक लगा रखी है उसे वापस लिया जाए और प्राइवेट कंपनियों को उनकी फसल खरीदने की इजाजत दी जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां उनकी फसल के दाम सरकारी दाम यानी कि एमएसपी से ज्यादा दे रही है। अब हैरानी वाली बात यह है कि जब मोदी सरकार उन्हें प्राइवेट कंपनियों को माल बेचने का विकल्प दे रही है, जी हां, ये विकल्प है, आप मंडी में भी बेच सकते हैं एमएसपी पे, और नहीं बेचना चाहते हैं तो आप प्राइवेट हाथों में भी बेच सकते हैं, तो यही यूनियन और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब बाकी संगठनों की बात करें तो इनमें से कई भारतीय किसान यूनियन से टूटकर ही बने अलग अलग संगठन हैं और टिकैत साहब के ही अनुयायी हैं, और बाकी में से ज्यादातर वामपंथी विचारधारा से प्रेरित किसान संगठन। इस किसान आंदोलन में अलग राह पकड़े ये वामपंथी संगठन असल में हरियाणा और पंजाब में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हरियाणा की सियासत में वामपंथियों का अब ज्यादा दखल नहीं है। संयुक्त पंजाब के समय की अगर बात करें तो तब हरियाणा अलग राज्य बना, उसके बाद इनका जनाधार रहा।
यहां था, 2 विधायक भी चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन अब हरियाणा में वामपंथी अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। मजे की बात यह है कि इनकी टिकटों पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले भी इन्हें मिलते नहीं हैं। इसलिए इस किसान आंदोलन से अपनी सियासी जमीन उपजाऊ बनाकर वोटों की फसल काटने की फिराक में लगे। तभी इस आंदोलन में यह संगठन अपनी हिंसक विचारधारा के मुताबिक मोदी मर जा तू जैसे गीत गाकर किसानों के आंदोलन को कमजोर और बदनाम करने में ही लगे हुए हैं। अब आते हैं किसानों की हितैषी बनकर कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करने वाली कांग्रेस पर। वैसे तो राजनीति के जानकार यही बता रहे हैं कि असल में इस आंदोलन की सूत्रधार पंजाब की कांग्रेस सरकार ही है। पंजाब सरकार ने ही आंदोलन को लेकर ऐसी रणनीति अपनाई है कि इस आंदोलन की वजह से दिल्ली और हरियाणा पूरी तरह से डिस्टर्ब है, लेकिन पंजाब में आंदोलन का रत्ती भर भी असर नहीं है। वहां सारे काम आराम से हो रहे हैं, यहां तक कि सीएम साहब क्रिसमस का सरकारी जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इनकी भी पोल खुल गई है। पंजाब सरकार की सितंबर महीने की एक रिपोर्ट सामने आई है। कोविड-19 रिस्पांस रिपोर्ट नाम के इस रिपोर्ट के 334वें पेज नंबर पर कृषि बदलाव का उल्लेख किया गया, जिसमें मार्केटिंग रिफॉर्म की मांग करते हुए एपीएमसी से परे बाजार खोलने की बात साफ तौर पर लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि एपीएमसी से परे कृषि विपणन को खोलना ताकि किसानों की उपज बेचने का स्कोप बढ़ सके, और दूसरा ये कि उच्च मूल्य वाले फलों जैसे कि प्लम, आड़ू, लीची, अमरूद आदि और सब्जियों जैसे कि आलू, टमाटर, मिर्च आदि के बागों के तहत क्षेत्रों की डबलिंग करना। इसके अलावा इस रिपोर्ट में किसानों और किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र किया गया है। मतलब कांग्रेस कुछ दिन पहले तक ही खुद कृषि को ओपन मार्केट के हवाले करने के पक्ष में थी, और अब वो किसानों को भड़काकर इसके ही खिलाफ उतर आई है। वैसे कांग्रेस इस आंदोलन की आड़ में राजनीति ही कर रही है, किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भी इसी तरह के कृषि कानूनों की पक्षधर थी। यूपीए 2 के वक्त तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के सीएम थे, उनके नेतृत्व में एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की बात भी की गई थी, और इसके लिए 8 मुख्यमंत्रियों की अगुवाई में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। लेकिन तब यह कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 500 किसानों और किसान संगठनों से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई थी कि मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है, उन्हें उनकी फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज जब मोदी सरकार उसी कोशिश को पूरा करने में लगी है, तो उसका वही कांग्रेस विरोध कर रही है। बात पंजाब की करें तो यहां ऐसा नहीं है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती। पंजाब में आज भी आलू बीजों का उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ही किया जाता है। गन्ने की लगभग 80% खेती आज भी सहकारी समितियों से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही की जाती है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन छिन जाएंगी, ये बात पूरी तरह से किसानों को भ्रमित करने वाली है। वैसे आंकड़ों की नजर में देखा जाए तो मोदी सरकार आने के बाद किसानों की हालत सुधरी है। सरकार ने न सिर्फ एमएसपी बढ़ाई है, बल्कि एमएसपी पर खरीद भी ज्यादा की है। किसानों के लिए लाई गई योजनाएं हो या उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए उठाए जा रहे कदम, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यह नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार किसान विरोधी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों कृषि कानूनों में कोई खामी नहीं है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इनमें सुधार की जरूरत निश्चय ही है, जिसके लिए सरकार भी तैयार दिख रही है, और इसका क्रेडिट किसान आंदोलन को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए अब कुछ राजनीतिक दल आंदोलन की बैलगाड़ी पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। विपक्षी दलों के पास न तो कोई ऐसा नेता है, न मुद्दा है जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी को इस वक्त चुनौती दे सके। इसलिए देश के ये दर्जन भर दल अपने बुझे हुए कारतूसों वाली बंदूक किसानों के कंधे पर रखकर मोदी सरकार को निशाना बनाने में जुटे हैं। लेकिन किसान भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनका कंधा ये सियासी दल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अभी तक कम से कम आंदोलन में राजनेताओं को अपना मंच नहीं दिया है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, यही इसकी ताकत थी। लेकिन अब यह आंदोलन भी उग्र और हिंसक होता दिख रहा है। पत्रकारों से बदसलूकी के मामले सामने आने लगे। पुलिस और जवानों पर किसान ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर किसान आंदोलन की बदलती हवा को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर यह आंदोलन ऐसे ही हिंसक हुआ तो इसकी परिणति भी बहुत बुरी होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सच यही है कि देश के 40 से 50 करोड़ किसानों की दशा अत्यंत दयनीय है। आज भी हमारा किसान दुनिया के दर्जनों देशों के किसानों की तुलना में 4-6 गुना ज्यादा गरीबी में गुजारा कर रहा है। जिस एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की बात हो रही है, उसका तो सिर्फ 6% किसानों को ही लाभ मिलता है।
देश का 94% किसान आज भी खुले बाजार में अपना माल बेचने को मजबूर है और यहाँ आड़तीये और दलाल उसकी मेहनत को कैसे लूटते हैं ये किसी से छिपा नहीं। किसान अन्न तो उपजाता है लेकिन इसका भाव भी वो तय नहीं कर सकता। सरकार की एक कमेटी बताती है कि 1966-67 से शुरू हुए एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसान ही उठा पाते हैं, खासकर गेहूं और धान उपजाने वाले किसान। इन किसानों की जिंदगी में बदलाव बेहद जरूरी है क्योंकि यही अन्नदाता है जो हमारा पेट पालता है। यह अन्न उपजाता है तब हमारी थाली सजती है। लेकिन आज के वर्तमान किसान आंदोलन की बात करें तो इसकी रीढ़ समर्थन मूल्य वाला मालदार किसान ही है जो इन कानूनों के आने से सबसे ज्यादा घबराया हुआ। देश का बाकी किसान उतना चिंतित और परेशान नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या यह आंदोलन भी सियासत की भीड़ चढ़ जाएगा या फिर वाकई इससे किसानों के हित में कोई ठोस कदम निकल कर आएगा। वक्त का इंतजार हमें भी है और आंदोलन पर हमारी नजर भी। जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें असलियत पता चल सके कि उनके हित में क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।